हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था। ऑप्शन ए है कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था। अब है 1933 में कौन समाजवाद का समर्थक बना और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भोला भाई देसाई, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 1929 में जो है समाजवाद का समर्थक और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवादों को उखाड़ फेंकना जो चाहते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किसने की थी। 1921 में जो है पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग जो है किसने की थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना हजरत मोहनी, ऑप्शन डी है मौलाना मोहम्मद अली। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मौलाना हजरत मोहनी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मौलाना हजरत मोहनी। यानी कि 1921 में जो है पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग जो है मौलाना हजरत मोहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1921 में जो है पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग मौलाना हजरत मोहनी ने की थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। अब है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब है दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी। दांडी यात्रा जो है कब आयोजित की गई थी। तो दांडी यात्रा जो है वो आयोजित की गई थी 1930 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1930 में जो है दांडी यात्रा आयोजित की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अन्य सदस्यों के साथ जो है अहमदाबाद से लगभग 385 किलोमीटर की दूरी पर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक गांव दांडी के लिए पैदल निकले। 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अब है नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है चौकीदारी, ऑप्शन डी है मलबा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी चौकीदारी। यानी कि नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में नमक बनाने के अलावा जो है लोगों ने चौकीदारी कर का विरोध किया। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने चौकीदारी कर का विरोध किया। अब है दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। अब है दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 20 दिन, ऑप्शन सी है 24 दिन, ऑप्शन डी है 30 दिन। तो दोस्तों दांडी यात्रा जो है ये 24 दिन तक चला था। ठीक है दोस्तों,
दांडी मार्च जो है ये 24 दिन तक चला था। ओके, अब है इसका डिस्कशन देखिए। दांडी मार्च जो है 24 दिनों तक चला था। उसकी आरंभिक तिथि 12 मार्च 1930 थी और इसे 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। और दोस्तों ये जो दांडी मार्च है ये 24 दिनों तक चला था। इसमें गांधी जी और उनके अनुयायियों ने नमक कानून विरोधी आंदोलन के तहत नमक उत्पादन और वितरण के खिलाफ निर्माणी और बेचने का विरोध किया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार को जो है किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए है अब्दुल गफ्फार खान ने, ऑप्शन बी है अली ब्रदर्स ने, ऑप्शन सी है अंसारी ब्रदर्स ने, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो दोस्तों 1929 में जो है खुदाई खिदमतकार जो है ये संगठित किया गया था अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार जो है ये संगठित किया गया था अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, खुदाई खिदमतगार एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन था जो अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है प्रमुखतः उत्तर प्रदेश और बिहार में आरंभ किया गया था। इस आंदोलन के द्वारा उन्होंने किसानों के हितों के लिए लड़ा था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार जो है एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन था जो अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है प्रमुखतः उत्तर प्रदेश और बिहार में आरंभ किया गया था। इस आंदोलन के द्वारा जो है उन्होंने किसानों के हितों के लिए लड़ा था। अब है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक किसका हिस्सा था? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन का, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन का, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन का। तो दोस्तों बेगूसराय में जो है चौकीदारी करके विरुद्ध जो आंदोलन है वो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है दोस्तों, बेगूसराय में जो है चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन ए हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन बी रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन सी अंग्रेजों से समझौते पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम में महत्व दिया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है महात्मा गांधी ने अब अनिवार्यतः सत्याग्रह का संगठन और आम जनता को सशक्त बनाने के लिए जो है रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया। इससे उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तन और स्वराज्य की दिशा में अधिक सशक्त और व्यापक योगदान करने का प्रयास किया। अब है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस का भाग लिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। यानी कि निम्नलिखित में से जो है मौलाना मोहम्मद अली जो हैं लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। लंदन में जो है प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो भाग लिए वो थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ था। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने किया था। अब है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है किसने भाग लिया? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। अब है गांधी इरविन समझौता जो है कब किया गया था?
अब है दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1941 में, ऑप्शन डी है 1940 में। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है ये किया गया था 1931 में। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है ये किया गया था 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में किया गया था। इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देखा जाए। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को किया गया था। यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध गांधी जी की एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस समझौते के माध्यम से जो है गांधी जी ने अनशन की शर्त पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौता किया और ब्रिटिश सरकार ने कई संवैधानिक सुधार की स्वीकृति की। इस समझौते के बाद जो है गांधी जी अपना अनशन तोड़े और समझौते के आधार पर विशेष अधिकारों की मांग को छोड़ दिया। अब है 1932 में किस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1932 में जो है किस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो दोस्तों 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर जो है असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस प्रश्न पर जो है असफल रहा। ऑप्शन ए है सत्ता हस्तांतरण की तिथि को लेकर, ऑप्शन बी है डोमेनियन स्टेटस प्रदान करना, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देख लीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है भारतीय संघर्षों को और ब्रिटिश सरकार के नेताओं के बीच समझौता करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समापन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव भी शामिल था, लेकिन इस प्रस्ताव को संवैधानिक संशोधन के अभाव में समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण इस समझौते को सफलता नहीं मिली। अब है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे। अब है महात्मा गांधी जो है दिसंबर 1931 में जो है खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे। ऑप्शन ए है वाशिंगटन से, ऑप्शन बी है मॉस्को से, ऑप्शन सी है टोक्यो से, ऑप्शन डी है लंदन से। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है दिसंबर 1931 में जो है खाली हाथ जो वो लौटे थे लंदन से। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो है दिसंबर 1931 में खाली हाथ जो लौटे थे भारत, वो लौटे थे लंदन से। अब है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है चिंतामणि ने, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है तेज बहादुर सप्रू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, यानी कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में जो है तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में जो है तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो है पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए। ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी है भारतीय ईसाई के लिए, ऑप्शन सी है एंग्लो इंडियंस के लिए, ऑप्शन डी है अछूतों के लिए। तो दोस्तों ये किया गया था अछूतों के लिए, यानी कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो है पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। ये बनाया गया था अछूतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए रियासतों के साथ संघ का निर्माण, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो दोस्तों पूना पैक्ट जो है उसका उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था वो था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल जो है किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है करसनदास मूलजी, ऑप्शन डी है भानदाजी। तो दोस्तों बहिष्कृत भारत जर्नल जो है ये शुरू किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बहिष्कृत भारत जर्नल जो है वो शुरू किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? ऑप्शन ए है कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन बी है कार्यकारिणी कमेटी 1941, ऑप्शन सी है कार्यकारिणी कमेटी 1945, ऑप्शन डी है कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। यानी कि कार्यकारिणी कमेटी 1937 में जो है कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। ठीक है, यानी कि कांग्रेस जो है कार्यकारिणी कमेटी 1937 में जो है भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में जो है कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई। अब है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? किसके द्वारा कहा गया था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में जो है हमें जो है एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में और किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब है फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया? फरवरी 1938 में जो है बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए है युद्ध में भारत की भागीदारी, ऑप्शन बी है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। यानी कि फरवरी 1938 में जो है बिहार की निर्वाचित सरकार जो है वो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए जो है इस्तीफा दिया। ठीक है, फरवरी 1938 में जो है बिहार की निर्वाचित सरकार ने इस्तीफा दिया था राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। अब है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? अब है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी पटना में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1936 ईस्वी, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है वो हुई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई थी। अब है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 1936 में जो है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए है एन.जी. रंगा, ऑप्शन बी है EMS नंबूदरीपाद, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी कि 1936 में जो है कांग्रेस में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती।
ठीक है दोस्तों, तो सेशन को अब हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल के क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।